नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास 10 साइंस इंग्लिश मीडियम में चैप्टर फर्स्ट जो हम पढ़ रहे थे फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, तो उसके बारे में आगे हम स्टडी करेंगे। अब इसमें हमने फूड जो है उसके एसेंशियल कंपोनेंट जो है उनके बारे में स्टडी कर ली थी। इसके बेसिस पर डाइट जो है वो कैसे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड डाइट होती है, और उसके कारण से जो मल न्यूट्रिशन अनबैलेंस्ड डाइट के कारण से मल न्यूट्रिशन की कंडीशन जो होती है उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, खास तौर से प्रोटीन, विटामिन, मिनरल मल न्यूट्रिशन, उनके बारे में हमने स्टडी की थी। फिर ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करने वाले जो कुछ फैक्टर होते हैं या कुछ विशेष स्पेशल कंडीशन होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, जैसे ओबेसिटी, मोटापा जो है वो कैसे मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद में अगला जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो था ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर या बीपी जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, ये ब्लड प्रेशर क्या होता है ये हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल जो है वो फैली हुई होती है पूरे शरीर के बॉडी पार्ट्स में। इनमें ब्लड जो है वो लगातार सर्कुलेट होता रहता है और वो न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन वगैरह जो है उन न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जो है उनकी आपूर्ति जो है वो करता रहता है, या उनको शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो फैलाने का काम करता है। अब ये ब्लड जो फ्लो होता है या सर्कुलेट होता है ब्लड वेसल्स में, उन ब्लड वेसल्स में ये अपनी फ्लोइंग के दौरान या अपने सर्कुलेशन के दौरान ब्लड वेसल जो है उनकी खास तौर से आर्टरीज, उनकी जो वाल होती है उनके ऊपर एक आउटर प्रेशर जो है वो क्रिएट करता है, और इसी आउटर प्रेशर को क्या कहा जाता है, बीपी या ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो ब्लड प्रेशर शरीर के में मिलने वाले ब्लड प्रेशर का मतलब क्या हो गया, द सर्कुलेटिंग ब्लड क्रिएट्स ए प्रेशर और आर्टरीज वाल दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। दो टाइप का होता है, सिस्टोल और डायस्टोल प्रेशर। सिस्टोल प्रेशर जब कंस्ट्रिक्शन होता है हार्ट मसल्स में या कार्डियक मसल्स में, तो उसके कारण से प्रेशर बढ़ जाता है, वो है डायस्टोल प्रेशर, जो एक हेल्दी पर्सन के लिए होता है 120 mmHg। और सेकेंड वन, जब हार्ट मसल्स रिलैक्स कंडीशन में होते हैं तो होता है डायस्टोल प्रेशर, और वो डायस्टोल प्रेशर जो है वो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए होता है 80 mmHg के इक्वल। अब यदि ब्लड प्रेशर इससे कम या ज्यादा रहने लगे, मेजरमेंट कैसे करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर के थ्रू। तो स्फिग्मोमैनोमीटर से इसे माप लेते हैं। यदि एक नॉर्मल व्यक्ति का बीपी जो है वो इतना है 120 80 mmHg, 120/80 mmHg, यदि लगातार बीपी जो है वो इससे कम रहने लगे, जैसे 110 70 170 160 लगातार लो रहने लगे, सिस्टोल प्रेशर डायस्टोल प्रेशर दोनों लो रहते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे लो ब्लड प्रेशर, या सीधा सा कह सकते हैं शॉर्ट में लो बीपी। लो बीपी जो है वो बीपी का लो रहना यह भी, और बीपी का हाई रहना ये भी, दोनों कंडीशन जो है वो बॉडी के लिए या ह्यूमन हेल्थ के लिए एडवर्सली अफेक्ट जो है वो इनके ऊपर डालती हैं, या एडवर्स अफेक्ट जो है वो इसके शो होते हैं, जिसके कारण से शरीर में हानियां होने लगती हैं, शरीर को कई सारे नुकसान, हार्मफुल इफेक्ट जो है वो शरीर के ऊपर क्रिएट होते हैं। लो बीपी होने के कारण से क्या होगा, लो बीपी होने के कारण से शरीर के अलग अलग जो पार्ट हैं, खास तौर से ब्रेन है, लंग्स हैं या खुद हार्ट है, उन तक के जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो होते हैं जिनकी आपूर्ति जो है वो करता है ब्लड, उसकी आपूर्ति जो है वो कम होने लगती है, और इसके कारण से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो रुक जाती है या डाइमिनिश हो जाती है, कमी हो जाती है। तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी पार्ट्स इज डाइमिनिश्ड, और उसके कारण से उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है, उनकी कार्य प्रणाली है, उसमें भी कमी आती है, और कई बार इन ऑर्गन के फेल होने का भी खतरा रहता है, ऑर्गन फेलियर हो जाता है। तो ये इसके कारण से नुकसान जो है वो ब्लड प्रेशर के कारण से पड़ते हैं।
और दूसरी कंडीशन जो है वो है हाई ब्लड प्रेशर। बीपी यदि हाई रहने लगे तो उसके कारण से भी एनेक्सिसिटी या फिर उग्रता, तनाव, इस तरह का प्रभाव दिखने लगता है। बॉडी का टेम्परेचर जो है वो लगातार हाई रहने लगता है, बुखार की सी कंडीशन हो जाती है, स्किन जो है वो लाल सी रहने लगती है, इस तरह के प्रभाव जो है वो दिखते हैं। अब हाई बीपी जो है वो किस कारण से होता है, तो ये सामान्यतः यदि देखा जाए तो प्रेशर बढ़ जाता है शरीर में, उसके कारण से होता है। ये प्रेशर बढ़ने का खतरा जो है वो टेंशन वगैरह के कारण से, तनाव के कारण से, एंगर, गुस्सा जो है, उस कंडीशन में बीपी जो है वो हाई हो जाता है। व्यग्रता होती है, किसी काम को करने की ज़्यादा जल्दी करने की इच्छा होने लगती है, उसे हम व्यग्रता कहते हैं, एनेक्सिसिटी कहते हैं, तो उसके कारण से भी ये बढ़ता है। तो इसके कोजेज जो है वो क्या है, एनेक्सिटी है, एंगर है, एनवी कंडीशन है, इस तरह की चीज़ों के कारण से होता है। इसके अलावा जो खाना हम खाते हैं उनमें भी कुछ उस खाने से भी बीपी जो है वो अफेक्ट होता है या प्रभावित होता है। यदि फाइन फ्लोर्ड फूड मटेरियल जो है वो डाइट में लिए जाते हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें यदि खाई जाती हैं, मिठाइयाँ वगैरह जो हैं, तो उसके कारण से बीपी जो है वो हाई होने की संभावना रहती है। इसके अलावा तेल, मसाला, घी, इस तरह की चीज़ें यदि ज़्यादा खाई जाती हैं, पिकल्स है, घी है, ऑयल है, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाने के कारण से भी बीपी जो है वो हाई होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करने से, डेली रूटीन लाइफ जो है वो एक जैसी हो जाए, उनके कारणों से, इन सब कारणों से बीपी जो है वो हाई रहने लगता है। इसके अलावा चाय, तंबाकू, शराब, इनका जो सेवन है उससे भी बीपी हाई रहता है। अब इसके बाद में बीपी यदि हाई रहता है तो उससे हम प्रिवेंट कैसे रह सकते हैं, यानी प्रिवेंशन ऑफ ए हाई बीपी। तो इसमें भी नोट्स वगैरह भी आपको अवेलेबल करवाए हुए हैं, नॉर्मली सीधी सी चीज़ें पढ़ लें। प्रिवेंशन इसका कैसे किया जा सकता है, पोटेशियम कंटेंट फूड जो है वो ज़्यादा लेना चाहिए। इसके अलावा सब्जियां वगैरह जो हैं उनमें मैग्नीशियम और कैल्शियम मिले ऐसे फूड मटेरियल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। पोटेशियम जो है वो सब्जी वगैरह में इनमें ज़्यादा होता है, शाकाहार में, वेज जो है उन आइटम में ये ज़्यादा मिलता है, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। इसके अलावा ऑयली फूड, तला हुआ खाना वगैरह जो है उसको कम काम में लें। पैक्ड आइटम या सील्ड आइटम जो आते हैं, डिब्बाबंद सामग्रियां जो आती हैं मार्केट में खाने पीने की चीज़ें, उनको कम काम में लें। अचार वगैरह जो है उसे ज़्यादा नहीं खाएं। मिठाई वगैरह, चीनी वगैरह, इनका कम से कम उपयोग किया जाए, तो इससे प्रिवेंट हम कर सकते हैं। इसके अलावा डेली की जो एक्सरसाइज है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है बीपी को, और यदि कोई व्यक्ति डेली रूटीन के हिसाब से एक्सरसाइज वगैरह करता है, जैसे आधे घंटे तक तेज चाल से चलना या फिर कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क जो है वो करना, उन कंडीशन में बीपी जो है वो नॉर्मल रहता है, हाई बीपी होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसके अलावा इंडियन योग वगैरह हैं या कसरत वगैरह है, वो भी प्राणायाम वगैरह, उनसे भी बीपी जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है या हाई बीपी जो है उससे बचा जा सकता है। तो इस तरह से ये तीन चीज़ें जो है वो रह गई थी, उनको ध्यान में रख लें। लो बीपी क्या है, हाई बीपी क्या है, किस कारण से होता है, और उसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली पढ़कर केवल एक बार याद करने वाली चीज़ें हैं ये। इसके बाद में इसे चैप्टर में अगला जो पार्ट आता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे जो इंटॉक्सिकेंट से रिलेटेड है। बीपी वगैरह के बारे में या ब्लड प्रेशर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आगे अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा इंटॉक्सिकेंट। तो सबसे पहली चीज तो यही कि ये इंटॉक्सिकेंट ये होते क्या है। इंटॉक्सिकेंट कहा जाता है टॉक्सिक सबस्टांसेस को। टॉक्सिक सबस्टांसेस या विषैले पदार्थ जिनका टॉक्सिक इफेक्ट होता है किस पर, बॉडी पर, वो इंटॉक्सिकेंट कहलाते हैं। यानी हम खाने पीने में, फूड में या फूड के अलावा ऊपर से अलग से कोई ऐसी चीजें लें जो हमारे शरीर पर बैड या हार्मफुल इफेक्ट शो करे और जो हमें उनका हैबिचुअल बना दें, उनकी लत लग जाए, ऐसे पदार्थ जो है वो इंटॉक्सिकेंट कहलाते हैं। इसमें हम कई इंटॉक्सिकेंट जो है उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे गुटखा है, तंबाकू है, वाइन या अल्कोहल है, अफीम, ओपियम है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा कुछ ड्रग्स जो हैं उनसे रिलेटेड स्टडी हम करेंगे। तो इसमें पहला जो इंटॉक्सिकेंट आता है वो है गुटखा।
पहली चीज ये देखें कि गुटखा जो है वो है क्या। गुटखा नॉर्मली यदि हम देखें तो सुपारी से बना हुआ होता है। इनमें बीटल या सुपारी जो है वो इनके अंदर पाई जाती है। तो बीटल पीसेज जो है वो इनके अंदर मिलते हैं। बीटल पीसेज के साथ साथ में इसमें चूना यानी लाइम, कत्था, इसके अलावा कुछ जो मेटल से बने हुए फॉइल वगैरह होते हैं, मेटल फॉइल जैसे चांदी का, सोने का वर्क वगैरह वो इसमें डालते हैं। सुगंध वगैरह के लिए सिंथेटिक फ्रेगरेंस वगैरह जो है वो भी डाली जाती है। इलायची वगैरह भी इसमें डालते हैं और थोड़ी बहुत मात्रा में तंबाकू भी होता है। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, गुटखा बनाती हैं। तो गुटखा जो है वो एक मिक्सचर होता है किनका, बीटल, कत्था, लाइम, सिंथेटिक फ्रेगरेंस, मेटल फॉइल एंड टोबैको, तंबाकू, उनके मिश्रण जो है वो गुटखा कहलाता है। गुटखा यदि खाया जाता है तो उसके कारण से नुकसान क्या होता है, तो उसकी हम बात करें तो एक तो इकोनॉमिक हार्म जो है वो तो पहुंचती है। इकोनॉमी मतलब इनको खरीदने वगैरह में पैसे खर्च होते हैं, जिसके कारण से इकोनॉमिकली ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा कई सारी बीमारियां होने की संभावनाएं भी इससे रहती हैं। इसके कारण से कैंसर की जो प्रोबेबिलिटीज हैं, कैंसर की जो संभावनाएं हैं या पॉसिबिलिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इट इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ ए डिफरेंट कैंसर। और इसके अलावा ये जबड़े की जो मसल्स होती हैं, द मसल्स ऑफ जॉस बिकम रिजिड ड्यू टू कंजप्शन ऑफ ए गुटखा। गुटखा खाने से जबड़े की मसल्स होती हैं वो रिजिड हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, और उसके कारण से मुंह जो है वो ज़्यादा खुलता नहीं है, मुंह कम खुलने लगता है। इसको बोलते हैं एक विशेष कंडीशन जिसे कहा जाता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस ये एक डिजीज है जिसमें जबड़ा कम खुलने लगता है। ये किसके कारण से होता है, गुटखा के कंजप्शन से। तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस मेनली इसमें ये ध्यान में रखें क्या है, इसके लक्षण क्या है। तो इसमें यह होगा द मसल्स ऑफ ए जॉज बिकम रिजिड बाय विच, जिसके कारण से माउथ डज नॉट ओपन ए प्रॉपरली, या जॉज जबड़े जो हैं वो प्रॉपरली खुल नहीं पाते हैं। यही सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज है। तो पहला हमने पढ़ा इसमें इंटॉक्सिकेंट गुटखा। इसके बाद में सेकंड इंटॉक्सिकेंट जो है उसकी बात करें तो वो है टोबैको, तंबाकू जिसको हम कहते हैं, जो नॉर्मली या तो गुटखा वगैरह के साथ में या खैनी वगैरह के रूप में चबाने के काम में लिया जाता है। 3 तरह से इसका उपयोग करते हैं लोग तंबाकू का, या तो चबाकर, या फिर धुएं के रूप में सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, चिलम इसके रूप में पीकर, जिसको हम धूम्रपान कह सकते हैं, उसके थ्रू, या फिर तीसरा जो तरीका है वो है नस्वार वगैरह के रूप में इसको सूंघ कर भी इसका नशा जो है वो किया जाता है। ये चाहे किसी भी रूप में काम में ले, तीनों ही तरीकों से शरीर को ये हानि पहुंचाता है। कैसे, टोबैको तो इसमें कुछ छोटी चीज़ें, कुछ नॉर्मल फैक्ट जो है वो ध्यान में रखने हैं। जैसे एक तो ये कि किस प्लांट से ये मिलता है, तो वो प्लांट जिससे ये ऑब्टेन होता है वो है निकोटियाना टोबैकम। तो निकोटियाना टोबैकम नामक प्लांट जो है उससे इसे ऑब्टेन किया जाता है। उनकी लीव्स से, उनकी जो पत्तियां होती हैं उनको सुखाकर उनकी प्रोसेसिंग करके तंबाकू जो है वो तैयार किया जाता है। इसमें एक स्पेशल एल्केलॉइड जो है वो मिलता है जो है निकोटिन, और ये निकोटिन जो है वो नुकसान पहुंचाता है। एल्केलॉइड किनको कहते हैं, ऐसे मटेरियल जो नॉर्मली इंटॉक्सिकेंट वगैरह में होते हैं, जिनमें जो नाइट्रोजन रिच सब्सटेंसेस होते हैं और स्वाद में थोड़े से खारे होते हैं, और इनका मेन जो यूज है वो मेडिसिन वगैरह में किया जाता है। मेडिसिनल वैल्यू इनकी होती है, लेकिन इनके ज़्यादा लेने से इनकी लत लग जाती है, जो हैबिचुअल बना देते हैं उनको एल्केलॉइड कहते हैं। तो इसमें बस इतनी सी चीज, टोबैको किस प्लांट से मिलता है, निकोटियाना टोबैकम जो इसका बोटनिकल नेम है, और इसमें एल्केलॉइड कौन सा होता है, निकोटिन। अब इसके बाद में है इनके बैड इफेक्ट। बैड इफेक्ट जो है वो इसके क्या होंगे, तो बैड इफेक्ट में यदि हम देखें बैड इफेक्ट ऑफ ए टोबैको, तो इसमें 4 बैड इफेक्ट जो है वो आपको मेनली इसमें ध्यान में रखने हैं। पहला जो बैड इफेक्ट होगा वो होगा इट इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ ए कैंसर। ये कैंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है, खास तौर से मुंह का
जबड़ों का, जीभ का, गले का या फिर फेफड़ों का जो कैंसर है वो होने की संभावना इसके कारण से बढ़ जाती है। तो सीधा सा हो गया, कैंसर पॉसिबिलिटीज को ये बढ़ाता है। चेतावनी वगैरह हम देखते हैं, टोबैको प्रोडक्ट, तंबाकू प्रोडक्ट जो होते हैं उनके ऊपर लिखे हुए आते हैं कि इसके सेवन से, तंबाकू वगैरह के सेवन से, धूम्रपान के करने से कैंसर होता है। हम टीवी वगैरह देखते हैं, फिल्में वगैरह देखते हैं, तो उनमें भी पहले चेतावनी या ऐड वगैरह जो है वो दिए जाते हैं, क्योंकि ये कैंसर की पॉसिबिलिटीज को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसके अलावा दूसरा जो इसका बैड इफेक्ट होगा वो होगा निकोटीन का। निकोटीन जो है वो आर्टरीज की जो वाल होते हैं उनमें जम जाता है, और उनमें जमने के कारण से इट मेक्स द वाल ऑफ आर्टरीज थिक। ये थिकनेस जो है वो बढ़ा देता है, थिकनेस ऑफ ए आर्टरीज, और आर्टरीज की थिकनेस बढ़ने के कारण से बीपी जो है वो बढ़ जाता है, और उसके कारण से हार्ट डिजीजेज जो हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो रहने लगते हैं। तो दूसरी चीज ये ध्यान में रखें कि in tobacco nicotine alkaloid is found that accumulates on the arteries wall, by which the thickness of a arteries increases, जिसके कारण से हार्ट डिजीजेज जो है वो बढ़ जाते हैं। तीसरा जो इसका बैड इफेक्ट है वो होगा प्रेग्नेंट लेडी पर। कई लेडीज वगैरह जो है वो भी तंबाकू या तो चबाकर सेविंग के रूप में या फिर धूम्रपान के रूप में उसको वो काम में लेती हैं, सेविंग और स्मोकिंग के रूप में वो यूज करते हैं टोबैको का, लेकिन उनमें वो तंबाकू जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो प्रेग्नेंट लेडी जो है उनमें उसका जो फीटस होता है, जो गर्भस्थ फीटस होता है, यानी गर्भ जो बच्चा पेट में पल रहा होता है, उसका डेवलपमेंट जो है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, या डेवलपमेंट कम होता है। तो ये भी इसका एक नुकसान पहुंचेगा। और इसके अलावा यदि स्मोकिंग के रूप में तंबाकू का यूज किया जाता है तो स्मोकिंग के कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो उत्पन्न होती है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें पाए जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, और इसके कारण से ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो एक तरह से ये ब्लड को भी कम करता है, या ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है उसको ये कम करता है। तो बैड इफेक्ट जो है वो इसके 4 हो गए, नोट्स में लिखाए हुए, केवल पढ़ के याद रखने वाली चीजें हैं। इसके बाद में अगला जो इंटॉक्सिकेंट मटेरियल है उसको हम पढ़ेंगे। पहला गुटखा, दूसरा जो था वो टोबैको, एंड थर्ड वन, तीसरा जो है वो है एल्कोहल। तो एल्कोहल जो है उसकी हम स्टडी करेंगे। एल्कोहल जो है वो भी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ये मेनली मिलता है वाइन प्रोडक्ट में या वाइन में मिलता है। अलग अलग टाइप के जो वाइन आते हैं उनमें जो नशा उत्पन्न करने वाला पदार्थ होता है, जिसके कारण से नशा होता है, यानी इंटॉक्सिकेंट मटेरियल होता है, वो एल्कोहल ही होता है। एल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पूरी एक सीरीज है। इसमें 2 कार्बन वाला जो एल्कोहल है वो वाइन के अंदर मिलता है, जिसको कहा जाता है एथेनॉल। तो एथेनॉल इसका मेन कंपोनेंट होता है वाइन का, या फिर इसे दूसरा नाम जो है वो दिया जाता है एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल या एथेनॉल भी कहते हैं, और इसका सूत्र जो है वो होता है C2H5OH, और या इसे लिखते हैं CH3CH2OH। तो दोनों चीजें, ये तो है इसका फॉर्मूला और ये है इसका नेम, केमिकल नेम, इनको ध्यान में रख लें। तो वाइन का मेन कंपोनेंट क्या है, इन दोनों में से कोई सा भी एक नाम याद रख लो, दोनों एक ही बातें हैं। ये IUPAC नाम है, ये जो है वो रूड नाम है, और ये फार्मूला इनका ये है। इनको CH3CH2 इनको एक साथ करके लिख दिया तो C2H5OH, या अलग अलग लिखा है तो CH3OH। तो फार्मूला में भी दोनों में से कोई सा एक ध्यान में रख लें, और नाम जो है वो भी दोनों में से कोई सा एक ध्यान में रख लें। अब चाहे जैसा भी हो, एथेनॉल हो, एथिल अल्कोहल हो, बात तो एक ही है। ये वाइन का मेन कंपोनेंट होता है, और वाइन जो है इसका यदि यूज करता है कोई व्यक्ति, लगातार इसका सेवन वगैरह करता है, तो उसके कारण से शरीर को कई सारे नुकसान जो है वो पहुंचते हैं।
यानी वाइन कंजप्शन के जो हार्मफुल इफेक्ट हैं उनकी बात हम करेंगे। तो इनको मेनली ध्यान में रखना है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ए वाइन कंजप्शन या कंजप्शन ऑफ ए वाइन। तो इसमें पहला जो है ध्यान में रखें, ये नुकसान पहुंचाता है हमारे शरीर के दो ऑर्गन्स को, मेनली ब्रेन और लीवर। तो इसके कारण से लीवर जो है उसमें जब ये पहुंचता है एथेनॉल, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटैल्डिहाइड में। एसिटैल्डिहाइड या एल्डिहाइड भी इसको बोलते हैं, एथेनेल भी कहते हैं। तो एथेनॉल जो है वो एथेनेल में कन्वर्ट हो जाता है, या इसे एल्कोहल जो है वो एसिटैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एसिटैल्डिहाइड जो है वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, और इसका नुकसान जो है वो शरीर को पहुंचता है। एथेनॉल वगैरह या नॉर्मली हम देखें कई बार शराब वगैरह पीने के बाद में सर दर्द होना या शरीर में थकावट से आना, ये जो है वो किसके कारण से होते हैं? एसिटैल्डिहाइड के कारण से आते हैं। तो हैंगओवर जो है वो एसिटैल्डिहाइड के कारण से आता है, और ये शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसके अलावा दूसरा, ये लीवर में जब पहुंचता है तो उसमें लीवर में होने वाली जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, यानी मेटाबॉलिज्म जो होते हैं, उनको ये एडवर्सली अफेक्ट करता है, विपरीत रूप से ये प्रभावित करता है, और वो रुक जाती हैं, और उसके कारण से लीवर जो है वो फूल जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं फैटी लीवर। तो ये जो पॉइंट लिखाया हुआ है उसमें साथ में आप फैटी लीवर जो है वो कॉपी में ब्रैकेट में वो लिख देना। इस कंडीशन को फैटी लीवर कंडीशन कहते हैं। जैसे इसमें बताया था, इट अफेक्ट ऑन लीवर बाय विच प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस आर अफेक्टेड। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस अफेक्ट होती है, इस कंडीशन को फैटी लीवर कहा जाता है। इसके बाद में एक और जो इफेक्ट इसका पड़ता है वो है ब्रेन पर। ये डिक्रीज ब्रेन को ये अफेक्ट करता है, और उसके कारण से डिक्रीजेज द मेमोरी कैपेसिटी या मेमोरी पावर। तो मेमोरी पावर जो है इसको ये क्या कर देता है? बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देता है, या इसको ये बहुत कम कर देता है, घटा देता है, और इसके कारण से याददाश्त, किसी चीज़ को याद नहीं रख पाना, इस तरह की कंडीशन जो है वो होने लगती हैं। इसके अलावा एक और इसका इफेक्ट जो है वो बढ़ता है शरीर के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पर। बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो बनाए रखता है कौन है? ब्रेन। और ये ब्रेन को ही अफेक्ट करता है, खासतौर से ब्रेन का वो पार्ट जो कोऑर्डिनेशन का काम करता है, उसके कारण से शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता। शराबी व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है, गिर जाता है, किस तरफ चलना है उस पर ध्यान नहीं रहता। और जब वो ड्राइविंग करता है तो ड्राइविंग करते समय रेस कितनी रखनी है, ब्रेक कब लगाना है, कैसे कितना मोड़ना है स्टीयरिंग वगैरह को, तो स्टीयरिंग पर, ब्रेक पर, उन पर कंट्रोल नहीं रहता। और जब उन पर कंट्रोल नहीं रहता तो उस कंडीशन में एक्सीडेंट होने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। इसीलिए ड्रंकन एंड ड्राइव जो है, इनको एक साथ मिक्स करना जो है वो एक अपराध की श्रेणी में या क्राइम जो है वो माना जाता है। क्यों? क्योंकि ड्रिंक किया हुआ व्यक्ति जो है वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं रख पाता, उसकी कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी जो है वो घट जाती है, और उससे एक्सीडेंट की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो उसके कारण से इंक्रीज हो जाती हैं। ये इसके अलावा एक हार्मफुल इफेक्ट जो है वो इसका होगा इकोनॉमिक हार्म। तो इसके कारण से इकोनॉमिक हार्म या इकोनॉमिक नुकसान जो है वो होता है, इकोनॉमिकली नुकसान होता है, और साथ में उस व्यक्ति की सोशल इमेज जो है वो भी डाउन होती है, सोशल इमेज में भी कमी आती है। तो ये हार्मफुल इफेक्ट जो हो गए, दो इफेक्ट लीवर पर, दो ब्रेन के कारण से, और एक इकोनॉमिक और सोशल इमेज का डाउन होना, ये इनके कारण से होता है। तो ये तीन अलग अलग इंटॉक्सिकेंट जो हैं उनकी स्टडी जो है वो हमने की, गुटखा, टोबैको और एल्कोहल। इसके बाद में कुछ और इंटॉक्सिकेंट जैसे ओपीएम या दूसरे जो इंटॉक्सिकेंट हैं उनकी भी स्टडी हम करेंगे, लेकिन एक साथ नहीं करते हैं क्योंकि इनको ये जो क्लास है थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। बाकी का रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ छोटा सा पार्ट रहा है उसको हमें कल की क्लास में करेंगे, और आगे नया चैप्टर जो है उसको भी हम शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।